गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट 1 जो हमारी बुक थी उसका चैप्टर नंबर 8 ओवर किया था। तो आज के सेशन में हम अपना नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है नाम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी इस सेशन के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीख पाएंगे, क्या क्या समझ पाएंगे। ओके, तो आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग क्या है। सेकेंड वन, दे विल एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ये भी समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड थर्ड वन, दे विल इजीली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी ऑब्जेक्टिव्स को भी इजीली डिस्कस कर पाएंगे। एंड लास्ट वन, दे विल इजीली डिस्कस द 3 फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। वो एक फाइनेंशियल मैनेजर के जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको डिस्कस कर पाएंगे और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी समझ पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस होता क्या है? तो मनी रिसीव्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जिन पैसों की, जिन मनी की जरूरत पड़ती है, जिस मनी की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वर्क जो करता है वैसे ही किसी भी बिजनेस के अंदर मनी का सेम वर्क है, यानी इट इज द रियल ब्लड ऑफ द बिजनेस। यानी मनी को हम बोल सकते हैं कि क्या है वो? ब्लड ऑफ द बिजनेस। यानी मनी का मतलब यहाँ पे किससे है? फाइनेंस से। ओके, फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपेंड इट और इवन इट टू डाइवर्सिफाइड। यानी मनी की जरूरत बिजनेस में हर लेवल पे पड़ती है। उसको बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए। यानी इन सभी पर्पस से हमें हमेशा फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब मनी की जरूरत हर लेवल पर बिजनेस में पड़ेगी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ होल वेराइटी ऑफ असेट्स। दे मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ऑफिसेज और इनटेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा। इसकी जरूरत हमें बिजनेस में बड़े डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स को खरीदने के लिए भी पड़ सकती है, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। और फिक्स एसेट्स को हमने बोला था, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि फिक्स एसेट्स किस टाइप्स के होते हैं? टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। तो टेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए भी हमें फाइनेंस की यानी मनी की जरूरत पड़ने वाली है। एट द सेम टाइम हमें इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी मनी की जरूरत पड़ने वाली है। यानी मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मनी का पर्पस यहाँ पर कैसे सोल्व होता है? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हमें अब क्लियर हो चुका है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस। यानी हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें मेजरली 2 बातों पर ध्यान देना होता है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस। कि किस तरीके से हम फाइनेंस का प्रोक्योरमेंट करें, यानी उन्हें एक्वायर करें, यानी उन्हें इकट्ठा करें। एट द सेम टाइम उसे कंजर्व और यूज कैसे करें, यानी किसको? फाइनेंस को कैसे कंजर्व किया जाएगा और उसे कैसे यूज किया जाएगा। पर्पस क्या है? टू मीट फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कंसर्न किस बात से हो गया? कि फंड कहां से और कैसे रेस करना है, और दूसरा उसे यूटिलाइज कैसे करना है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट तरीके से अचीव किया जा सके। तो आपने नोटिस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था। सबसे पहला ऑप्टिमल एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड सेकंड वन इज कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ प्रोक्योर फंड्स और फाइनेंस। ओके, तो हम इसके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। अब सबसे पहले ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी हम किस तरीके से फाइनेंस को ऑप्टिमम तरीके से प्रोक्योर यानी एक्वायर करें। ओके, तो टू प्रोक्योर ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ फंड्स, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। ऐसा करने के लिए यानी फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है?
कि वो सबसे पहले ये चेक कर ले कि भैया हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेज से हम फंड रेज कर सकते हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई कर ले एंड सेकेंडली उनको कंपेयर करे। कंपेयर किन बेसिस पर करे? बेसिकली दो बेसिस पर। वो दो बेसिस या टू बेसिस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यानी वो कॉस्ट को कंपेयर कर ले कि भाई किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड्स रेज करें जिसमें हमें लेसर कॉस्ट बियर करनी पड़े, यानी कम खर्चा आए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए जहां पर, एट द सेम टाइम जहां पर रिस्क एलिमेंट भी सबसे कम हो। इन दोनों बातों को खास तौर पे ध्यान रख के वो उस फंड का, उस फाइनेंस सोर्स का चुनाव करेगा जहां पर ये दोनों चीजें मिनिमाइज हो जाएं, यानी कॉस्ट भी कम से कम आए और रिस्क एलिमेंट भी सबसे कम हो। दिस इज रेफर्ड एज ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट की। किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस। यानी फाइनेंस का मतलब यहाँ पर जो प्रोक्योर फंड्स हैं उसकी बात हो रही है। तो कंजर्वेशन का मतलब उसका प्रिजर्व करके रखना, उसको संभाल के रखना, एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? द फाइनेंस सो एक्वायर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन सच अ मैनर दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द कॉस्ट एट विच प्रोक्योरमेंट हैज टेकन प्लेस। यानी आपने जिस भी तरीके से, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस से उस फंड को रेस किया है, यानी फाइनेंस इकट्ठा किया है, अब आपके लिए नेक्स्ट जो वर्क होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि आप उस फंड को किस में इन्वेस्ट करेंगे और किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, यानी कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा और किस मैनर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपकी जो कॉस्ट आई थी उस फाइनेंस को रेस करने की वो रिटर्न उससे ज्यादा आ जाए। यानी आप उसे इस मैनर में इन्वेस्ट करने वाले हैं कि जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे वहां से रिटर्न का जो अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से ऑलवेज ज्यादा हो। सपोज आपने जो कॉस्ट इनकर करी रेस फाइनेंस करने के लिए, वो सपोज करी आपने 2 रुपीज, सपोज 2 रुपीज आपने रेस करी और आपका रिटर्न मिनिमम, इसका मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब आपने फाइनेंस का जो यूज किया वो बहुत अच्छे मैनर में किया। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने नोटिस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीजें कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सेकंड वन इज कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस। ओके, अब इन दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बेसिस पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of the company। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या क्या चीजें हो गई, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यानी आप जो फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से किया गया हो, यानी वहां पे कम से कम खर्चा आया हो, कॉस्ट इनकर जो हो रही हो वो कम से कम हो। सेकेंड वन इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब सेकंड जो इसमें एलिमेंट आता है वो आता है कि आपने जो फाइनेंस रेस किया, प्रोक्योर किया, अब उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से आपने इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही हो रिटर्न की, यानी जहां से आपके पास जो रिटर्न आने वाला हो वो बहुत अच्छा आने वाला हो। एंड थर्ड एलिमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बन गया वो बन गया एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड एलिमेंट जो बना वो क्या बना कि आपने जहां पर इन्वेस्ट किया वहां से जो रिटर्न आ रहा है आपके पास, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका डिस्पोजल किस तरीके से करेंगे, उसको भी आपने बड़े ध्यान से एफिशिएंट तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्पोजल करना है। यानी आपने 3 बातों पर ध्यान देना है कि फंड्स कहां से रेस करना है, एफिशिएंट तरीके से रेस करना है, ओके, फिर उसको अच्छे से एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है, एंड थर्ड वन जो आपके पास रिटर्न यानी प्रॉफिट आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल भी एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो किस में आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली जो सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही उसी के साथ कुछ उसके एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी हेल्प से, यानी इन सारों की हेल्प से ही जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो अचीव हो पाता है। वो 4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी हेल्प से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव होता है वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, एंड थर्ड वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और लास्ट वन मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ओके, तो हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि वो किस तरीके से
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करे, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, इसी को हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कैसे की जा सकती है? बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ द कंपनी। हम किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है हमारी शेयर्स में लोगों की, उनकी यदि मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाते हैं, दैट इज नथिंग बट रेफर्ड एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। यानी हमने क्या करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो कि शेयर्स में है उसको मैक्सिमाइज करना है। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसके साथ हमें कुछ और ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना पड़ता है। उन की हेल्प से ही हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। यानी अब वो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जिसके ऊपर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड करता है? वो हैं ये नेक्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव जिसको हमने लिस्ट करा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। The financial management should ensure maximum return on investment to the shareholders। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? वो हो गया कि किसी भी तरीके से आप शेयर होल्डर्स की रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, यानी उन्हें अच्छे से अच्छा डिविडेंड इंश्योर करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपको, जो हेल्प करता है हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जो कि क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड वन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? यानी आपके पास अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए लिक्विड एसेट्स की, वो बहुत एडुकेट फॉर्म में होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएं। आपके जो भी शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उन्हें आप टाइमली पे कर पाएं, ये इंश्योर करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यानी यहाँ पर करना क्या होता है? इट इंश्योर्स एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी आपके पास एडिक्वेट फंड्स भी होने चाहिए और वो रेगुलर नेचर के भी होने चाहिए, जिससे आप अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जैसे ही वो ड्यू होते हैं उसको इमीडिएट पे ऑफ कर पाएं। दैट इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। यानी आप लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी आपने जो प्रोक्योर किए थे फंड्स, अब उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है, यानी उसको वेस्ट नहीं होने देना, उसको उसकी वेस्टेज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया अगेन किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, वो है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि आपको लग रहा है कि आप जहां पर वो पैसों को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यदि वहां पर रिस्क है, तो आप उस रिस्क को भी मिनिमाइज करेंगे या ऐसे रिस्क को अवॉइड कर लेंगे और किसी और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो फंड्स है उसकी सेफ्टी रहे। द चांस ऑफ रिस्क इज इन इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी आप इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है उसके चांसेस को हो सकेगा तो मिनिमाइज करेंगे या हो सकेगा तो एलिमिनेट करने की सोचेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, वो है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। यानी आपने क्रेडिटर्स को जो कमिट करा हुआ है कि भाई हम आपके पैसे इस टाइम पर दे देंगे, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब केवल शॉर्ट टर्म डेट से नहीं है, यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज से मतलब है। यानी आप अपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट्स को टाइमली पे करने के लिए रेडी रहें। यानी आपने जो कमिटमेंट्स दिए है उसको टाइमली पे ऑफ करें, उन कमिटमेंट्स को पूरा करें। दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स। ये ध्यान रखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप अपने सभी लायबिलिटीज को टाइमली पे ऑफ कर पाएं। यानी हम इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स को यदि अचीव कर लेते हैं तो हम अपने मेजर ऑब्जेक्टिव, जो कि क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। तो अगेन, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसको हम ये और किस ऑल्टरनेट नेम से जानते हैं? हम उसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? बाय अचीविंग ऑल द 5 लिस्टेड ऑब्जेक्टिव्स। इन सभी 5 ऑब्जेक्टिव को यदि हम अचीव कर लें तो हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फुलफिल द मेजर ऑब्जेक्टिव व्हिच इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या पार्ट प्ले करती है, क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है, किसमें? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगेन यहाँ पर भी हम सेम टॉपिक की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक रिलेटेड टॉपिक है, तो वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स हेल्प्स टू डिटरमाइन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इस बात में हेल्प करती है कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स का साइज क्या होगा, यानी हम कितने पैसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं।
सपोज वी हैव डिसाइडेड, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया भाई कि 50 लाख रुपीस हम फिक्स एसेट्स में लगाएंगे। ओके, इसके साथ एक और बात बोली जाती है, वो है कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी खाली साइज डिटरमाइन करना इनका मेन पर्पस नहीं है, इनको कंपोजिशन भी डिसाइड करना होता है कि उस 50 लाख रुपए में से जो हमने डिटरमाइन कर लिए फिक्स एसेट्स के लिए, उसमें से कितना फंड्स, कितना एलोकेशन किस पर्टिकुलर एसेट के लिए, यानी मशीनरी पर कितना एलोकेशन, फर्नीचर पे कितना एलोकेशन, बिल्डिंग पे कितना एलोकेशन होगा, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये दोनों ही काम किसके अंडर में आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बात में हेल्प करती है कि फिक्स एसेट्स का साइज क्या होगा और उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। जैसे हमने बोला फिक्स एसेट्स का साइज और कॉम्पोजिशन क्या होगा उसमें हेल्प करती है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें करंट एसेट्स का साइज और उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है, यानी करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एट द सेम टाइम करंट एसेट्स में भी एलोकेशन कैसे कैसे होने वाला है, कितने का स्टॉक मेंटेन करेंगे, कितने पैसे हम कैश के फॉर्म में रखेंगे, कितने पैसे बैंक में रखेंगे, अगेन कितने पैसे डेटर्स को हम उधार दे सकते हैं, ये क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये भी हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि जो हम फाइनेंस रेज करने वाले हैं, यानी हम फंड्स जो इकट्ठा करने वाले हैं, उसमें से कितना फंड हम लॉन्ग टर्म फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और कितने पैसे यानी कितना फाइनेंस हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा क्या होगा और शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमारा क्या होगा। ये डिटरमाइन करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। जैसे हमने यहाँ ये तो पता लगा लिया थर्ड पॉइंट में कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से कितना रेस करना है और शॉर्ट टर्म कितना। जैसे हमारी कंपनी ने डिसाइड करा भाई लॉन्ग टर्म के थ्रू हम फंड जो रेस करेंगे वो 50 लाख का करेंगे और शॉर्ट टर्म के थ्रू जो हम फंड रेस करेंगे वो 30 लाख का करेंगे, यानी 50 लाख रुपए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इकट्ठे किए जाएंगे और 30 लाख रुपीज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से इकट्ठा किया जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करना है? इसका ब्रेकअप सोचना है, यानी अब ब्रेकअप का मतलब कि लॉन्ग टर्म के जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे डिबेंचर्स, लोन्स, इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, अब इनके थ्रू फंड्स कैसे कैसे इकट्ठा किया जाएगा, यानी कंपोजिशन क्या होगा, इनका ब्रेकअप क्या होगा, यानी कितना पैसा हम डिबेंचर से इशू करेंगे, डिबेंचर के फॉर्म में इकट्ठा करेंगे, कितने लोन लेंगे और कितने के शेयर्स इशू करेंगे। ये किस में आते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। तो फोर्थ पॉइंट में हम यही बात बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो ब्रेकअप होगा वो कैसे डिटरमाइन करना है, इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं रोल के, वो है नंबर 5, इट ऑल्सो इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स whenever required as well as avoid idle finance। यानी इस बात को भी इंश्योर करना किसका काम होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हमारे पास जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो एनफ है कि नहीं है, यानी जितने फंड्स की हमें जरूरत है उतने हमारे पास फंड्स होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर ज्यादा होने से ट्रबल क्या है, ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? सपोज अ कंपनी नीड्स 20 लाख रुपीज, यानी उसको केवल 20 लाख रुपए के फाइनेंस की ही जरूरत है एट प्रेजेंट। और अब यदि मान लीजिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने 20 लाख से ज्यादा फंड रेज कर दिए, सपोज उसने 30 लाख रुपए फंड्स के फॉर्म में फाइनेंस से इकट्ठा कर लिया, 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, यानी उसने 10 लाख रुपए ज्यादा इकट्ठा कर लिया, तो इसमें ट्रबल क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जो 20 लाख रुपए में से उसका काम इजीली चल सकता था बिजनेस का, अब 30 लाख रुपीस लेके आ गए, इसका मतलब उसने 10 लाख रुपए ज्यादा फाइनेंस रेज कर लिया। अब 10 लाख रुपए का शायद बिजनेस में यूटिलाइजेशन अच्छे से ना हो पाए और वो फाइनेंस का पैसा जो पैसा इकट्ठा करा है वो आइडल यानी वेस्ट पड़ जाए। तो इस बात को इंश्योर करना कि जितना हमें फंड्स की जरूरत है उतना ही इकट्ठा किया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ज्यादा हम कैपिटल यदि रेस कर देंगे, ज्यादा पैसे लगा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। जैसे हमने बोला कि 20 लाख की जरूरत है और 30 लाख रुपीस हमने रेस कर दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन। एट द सेम टाइम यदि हमें 20 लाख की जरूरत है और कंपनी केवल रेस कर पाई 15 लाख और 16 लाख रुपीस, दैट इज द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन। दोनों ही हमारे लिए डेंजरस है, तो हमें ध्यान रखना है जितनी हमें फंड्स की जरूरत है उतना ही हम फंड रेस करें। तो ये ध्यान रखना है कि अवॉइड करें आइडल फाइनेंस को। तो ये 5th पॉइंट था हमारा। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इट ऑल्सो एम्स एट प्रोक्योरिंग फंड्स एट अ लोअर कॉस्ट। ये भी ध्यान रखना है कि जो फंड रेस किए जा रहे हैं वो कम से कम खर्चे पर हम एक्वायर करें या प्रोक्योर करें। एट द सेम टाइम इट्स डिप्लॉयमेंट इन अ इफेक्टिव मैनर टू सी एज अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। और
कम से कम खर्चे पर हमने इकट्ठा भी करना है और इसको इस तरीके से लगाना है जहां से हमें रिटर्न जो आए वो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न आए, जहां से ज्यादा हम पैसे प्रॉफिट के फॉर्म में कमा पाए। यानी आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है उन पैसों की, यानी आप जहां लगाएंगे वो फंड्स, वो इस मैनर से लगाएंगे कि रिटर्न जो आए एक्सपेक्ट कर रहे हो आप रिटर्न, वो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न हो। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, वो है फाइनेंशियल डिसीजंस। अब एक फाइनेंशियल मैनेजर को बिजनेस करते समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन माने जाते हैं, वो 3 मेजर डिसीजंस हैं जो किसी भी एक फाइनेंशियल मैनेजर को लाइफ टाइम में कंपनी के अंदर लेने पड़ सकते हैं, लेने होते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से हैं? उसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। पहले का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग, थर्ड वन इज डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। ओके, क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल। अब हम इन 3 डिसीजंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी एक फाइनेंशियल मैनेजर को, जो चीफ फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। पहला कौन सा बताया मैंने आपको? इन्वेस्टमेंट। पहला कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कैपिटल बस्टिंग, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसके अलावा सेकेंड डिसीजन जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड डिसीजन होता है वो इन्वेस्टमेंट। तो मेजर डिसीजन कौन कौन से हुए? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहला डिसीजन की बात करते हैं जो कि कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, यानी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में चीजें आती क्या हैं, क्लियर करते हैं इसको अब। इट इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, यानी इट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अमंग फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यानी इस पर्टिकुलर डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि जो उसने फाइनेंस रेज किया, यानी जो फंड्स उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, उसमें से वो कितने पैसे फिक्स्ड एसेट्स में लगाए और कितना फाइनेंस यानी कितना फंड्स वो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करे। यानी यही डिसाइड करना है कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाया जाएगा और करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाएगा। यही पर्टिकुलर डिसीजन है जो किसमें लेना होता है? इन्वेस्टमेंट में। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अमंग फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अभी आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स्ड एसेट्स इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। किसको बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग। यानी कितना पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाएंगे, दैट इज नथिंग बट कैपिटल बजटिंग। इसी को हम कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट नाम और भी है, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वेयर एज हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो करंट एसेट्स में कितनी होगी, उसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और इसी वर्किंग कैपिटल का भी एक ऑल्टरनेट नाम है शॉर्ट टर्म। अब यार इसको एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं। मतलब क्या बना? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हो गया कितना पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाएंगे और कितना हम करंट एसेट्स में लगाएंगे। जितना हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाएंगे उसे हम कैपिटल बस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। वेयर एज जितना पैसा हम करंट एसेट्स में लगाने वाले हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां पर पर्पस क्या होता है या मेन टास्क क्या होता है एक चीफ मैनेजर का या चीफ फाइनेंशियल मैनेजर का? वो होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को वो इवैल्यूएट करे और उनके रिटर्न्स को और रिस्क एलिमेंट को ध्यान में रख के उनमें से सबसे बेस्ट प्रपोजल को वो सेलेक्ट कर ले। दैट इज व्हाट ही हैज टू डू इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 पार्ट हो गए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। जरा जल्दी से कंपैरेटिव फॉर्म में भी इसको स्टडी कर लेते हैं। कैपिटल बस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन, जबकि वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है? हम इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, जबकि वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स जैसे कि कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। जबकि लॉन्ग टर्म यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी कि कितना पैसा हम बिल्डिंग में लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं या फर्नीचर में लगा रहे हैं या मशीनरी में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, थर्ड वन, इट अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, जबकि ये बिजनेस के डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करने वाला है। बिजनेस की डे टू डे वर्किंग, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जबकि इसके अंदर लेसर अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है हमें। इट अफेक्ट्स साइज ऑफ असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं? साइज ऑफ असेट,
प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है और कॉम्पिटिटिवनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। जबकि मेजरली जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है वो हमारे किस चीज को अफेक्ट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को। ओके, किसको अफेक्ट करता है? प्रॉफिटिबिलिटी एंड लिक्विडिटी को। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ, और प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जबकि हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करें तो मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री, आप चाहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री का स्टॉक आप मेंटेन करके ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का डिसीजन हुआ? ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो हमें हेल्प करते हैं या अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के इस डिसीजन को, यानी कैपिटल बस्टिंग के इस डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी हम कितना पैसा किस में लगाएं, फिक्स्ड एसेट्स में कितना लगाएं या करंट एसेट्स में कितना लगाएं, ये किन किन चीजों पर डिपेंड यानी निर्भर करता है। तो हम उन पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैश फ्लो प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? The series of cash receipts and payment over the life of an investment proposal should be considered and analyzed for selecting the best proposal। यानी आप जब भी आपके सामने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आएगा, आपके सामने मान लीजिए दो प्रपोजल आए, एक प्रपोजल का नाम है ए और दूसरे प्रपोजल का नाम है सपोज बी, तो आपने क्या ध्यान रखना है? आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस प्रपोजल की बात हो रही है उसमें पूरे लाइफ टाइम के अंदर कहां कहां से कैसे कैसे पैसा आने वाला है और उसको एनालाइज कर लेंगे। दोनों प्रोजेक्ट को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। भाई प्रोजेक्ट ए से पैसा कितने सालों में आएगा और कितना कितना आएगा और कैसे कैसे आएगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी से भी आप यही कंपेयर करेंगे कि पैसा कितना आने वाला है, कैसे आने वाला है और कितने टाइम में कवर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सपोज मान लीजिए आपके सामने दो प्रपोजल आए, आप एक फैक्ट्री लॉन्च करने की सोच रहे थे पुणे के अंदर, एट द सेम टाइम आपके सामने एक मिल रेडी आपको मिल रही थी जो कि थी कहां पर? बेंगलुरु में। तो आपने दो प्रपोजल देखे। जो आपने सोचा कि फैक्ट्री में परचेज करने की सोच रहा हूं पुणे में, उसकी कॉस्टिंग जो थी वो थी 50 लाख। एट द सेम टाइम जो बेंगलुरु में आपको रेडी मिल रही थी उसकी कॉस्टिंग थी 60 लाख रुपीज। अब आपके सामने दो प्रपोजल है, 50 लाख और 60 लाख। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया मैं किस में इन्वेस्ट करूं, 50 लाख रुपए का वो फैक्ट्री परचेज कर लूं या 60 लाख रुपए की वो मिल परचेज कर लूं। अब यहां पर आप थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कैश फ्लो का कैसे फ्लो होने वाला है कि 60 लाख लगा तो दूंगा या 50 लाख लगा तो दूंगा, या दोनों ही सपोज 50-50 लाख के ही प्रपोजल हैं सपोज, तो आपको कंपैरिजन में आसानी होगी। मान लीजिए 50 लाख में ही फैक्ट्री मिल रही है, 50 लाख में ही मिल रही है, बट 50 लाख रुपए की जो फैक्ट्री आप खरीद रहे हैं वहां पर आप जब प्रोडक्शन करने लगेंगे एक्चुअली में, तो आपका 10 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। ऐसा हमने स्टडी और एनालाइज किया। एट द सेम टाइम हमने यही एनालिसिस जो आपने मिल देखी थी किसमें? बेंगलुरु में, वहां पर स्टडी किया, तो आपको पता लगा कि जैसे वहां पर आपको 10 सालों में रिकवरी आ रही है, वैसे ही वहां पर केवल 7 ईयर्स में आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। तो आपने देखा भाई दोनों चीजों को डिसाइड करके एनालाइज करा, भाई कौन सी ज्यादा ऑप्शन अच्छी है, तो बेंगलुरु वाली ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर लगी। तो इसका मतलब कैश फ्लो ज्यादा अच्छा कहां पे हो रहा है? बेंगलुरु में। तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू जज वेदर टू इन्वेस्ट इन प्रपोजल ए और प्रपोजल बी। तो ये किसका मतलब हुआ? यानी कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। ओके, सेकंड वन इज रेट ऑफ रिटर्न। यानी आपके सामने यदि डिफरेंट प्रपोजल्स हैं तो आप ये दूसरा ध्यान रखेंगे इस बात का कि पैसा जो लगा रहे हैं उस पर प्रॉफिट कैसे आने वाला है, कितनी जल्दी पैसा आपका रिटर्न में आएगा, प्रॉफिट ज्यादा किस में आ रहा है। यानी जहां पर प्रॉफिट का जो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है, एट द सेम टाइम रिस्क एलिमेंट कम है, आप उस प्रपोजल को इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। यानी रेट ऑफ रिटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। यानी जहां पर रिटर्न ज्यादा भी आ रहा होगा और रिटर्न के साथ साथ जो रिस्क एलिमेंट है वो कम होगा, तो आप उस प्रपोजल को सोचेंगे एक्सेप्ट करने की। अब लास्ट जो हमारा फैक्टर उसकी बात कर लेते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। The various investment proposals are evaluated on the basis of capital budgeting technique। हमारे पास बहुत सारी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है, उसके बेसिस पर हम इवेल्युएट करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं बेसिकली प्रपोजल्स को। These involves calculation regarding investment amount, पैसा कितना लगा रहे हैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसके ऊपर, कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इन सब बातों को ध्यान में रख के आप कलेक्टिव डिसीजन भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को ध्यान में रख के, कि पैसा भी कम लग रहा हो हमारे को और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा आ रहा हो, कैश का फ्लो भी ज्यादा बेटर हो, रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा आ रहा हो, तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन बातों पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रपोजल को चुने, यानी इन्वेस्टमेंट किस में करें। क्या क्या पॉइंट्स रहे वो? तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड वन रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड वन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। ओके,
ओके, तो हम बात करते हैं अपने अब सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन की, जिसका नाम क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग, this decision is about the quantum of finance to be raised from various long term sources, shareholders fund and borrowed funds। यानी इस डिसीजन के अंदर हमारा पर्पस क्या होता है इसका, इसमें क्या चीज आती है? इसका मेन पर्पस है कि ये पता लगाएं कि भैया कितने पैसे की हमें जरूरत है और वो हम किन सोर्सेज से इकट्ठा करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनकी बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म सोर्स जो हमारे पास हैं, हमारे लॉन्ग टर्म बेसिक सोर्स कौन कौन से हैं? एक है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा है बोरोड फंड्स। अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस यानी कितनी क्वांटिटी में हम शेयर होल्डर फंड से फंड रेज करें और कितनी क्वांटिटी में हम बोरोड फंड से फंड रेज करें, दिस इज व्हाट दे हैव टू डिसाइड इन फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी हम इसको इजी वे में बोल दें तो इसका मतलब कंपनी अब ये डिसाइड करने वाली है कि सपोज उन्हें 50 लाख रुपए की, सपोज दे आर इन नीड ऑफ 50 लाख रुपीज एज फाइनेंस अमाउंट, उन्हें 50 लाख रुपए की जरूरत है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब 50 लाख रुपए में से कितने पैसे वो शेयर्स के थ्रू इकट्ठे करें एंड कितने पैसे वो डिबेंचर्स यानी लोन्स के थ्रू इकट्ठे करें। यानी शेयर्स का मतलब शेयर होल्डर फंड हो गया और डिबेंचर का मतलब यहां पर बोरोड फंड्स हो गया। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। अब यही डिसीजन लेना है कितना फंड्स शेयर्स के थ्रू आए और कितना फंड्स हमारे डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू आए। ओके, तो यही डिसीजन किस में लेना होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है। तो शेयर होल्डर फंड रेफर्स टू इक्विटी कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में किन चीजों को काउंट करते हैं हम? इक्विटी कैपिटल को और रिटेन अर्निंग को। जबकि बोरोड फंड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? डिबेंचर आते हैं और अदर लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसाइड करना होता है कितना पैसा इक्विटी के थ्रू रेज किया जाए और कितना डेट को। तो हम इसको जरा कंपैरेटिवली भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं कि कब कितनी कौन सी चीज बेटर होगी। द शेयर होल्डर फंड इंक्लूड इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। इक्विटी में क्या क्या चीज आती हैं? इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। जबकि डेट में क्या क्या आता है? डेट में आता है डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है ना, डिबेंचर भी आते हैं और लोन्स भी आता है और अदर लॉन्ग टर्म डेट्स भी आते हैं। इक्विटी में क्या होता है? नो कमिटमेंट टू पे डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस। इक्विटी में कोई कमिटमेंट नहीं है, फिक्स नहीं है कि भैया इतना हमें डिविडेंड देना ही देना होगा। जबकि हम डेट की बात करें तो डेट में एक कंपल्शन होती है आपके लिए कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना होता है, अगेन जो कि हम हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस पर देते हैं। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट पे करना यहाँ पर कंपल्शन है, वेदर यू हैव प्रॉफिट और लॉस। यदि आपके पास प्रॉफिट है तब भी और नहीं है तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर ये एक एप्रोप्रिएशन का काम करता है, यानी प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे, नहीं तो नहीं भी तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आफ्टर क्लियरिंग द लायबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। यानी इनके जो इक्विटी के जो पैसे होते हैं वो हमारे लिए यहाँ पर कंपल्शन नहीं होते, ये हमें बस जब लिक्विडेशन की कंडीशन आती है तब हमें पे ऑफ करना पड़ता है। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है या ऐसा नहीं है कि हमें क्लियर करना ही होगा, यानी इनके पैसे देने ही होंगे। जबकि बात करें हम डेट की तो हमें एक फिक्स टर्म के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद इनके पैसे वापस करने होते हैं। बेशक से हम लॉस में जा रहे हो तो भी हमें देने पड़ेंगे। सपोज हमने जो लोन लिया वो 5 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए लिया था, तो 5 साल बाद हमें हर हालत में उनके पैसे रिटर्न करने होंगे। हम वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास लॉस है सर। ठीक है, दैट इज वाई हम बोलते थे डेट के लिए हमें क्या करना पड़ता था? प्लेजिंग करनी पड़ती थी, सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी कि इन केस यदि आपको मेच्योरिटी के टाइम पर, यानी जब पेमेंट करने की डेट है, आपके पास फंड्स अवेलेबल ना हो तो आपके जो प्लेज्ड असेट्स होंगे उनको डिस्पोज ऑफ करके भी आपकी उस लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डेट को एक सिक्योर डेट यानी सिक्योर लोन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसको पैसा इकट्ठा करने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि हम बात करें कि डेट के थ्रू फंड रेज करने में इतना खर्चा नहीं आता। इक्विटी में रिस्क इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ही कम है, क्योंकि रिस्क का चक्कर ही नहीं है, कुछ डूबने वाला नहीं है। जबकि डेट कंपनी के पॉइंट से सोच रहे हैं हम, यहाँ पे रिस्क कम होता है। जबकि कंपनी के पॉइंट से डेट सोचें तो कंपनी में रिस्क डेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हर हालत में इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, टाइम आने पर उनकी पेमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट की, तो यहाँ पे रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है। तो इन बातों को, दोनों सभी बातों को, इक्विटी की भी सारी बातों को, डेट की भी सारी बातों को ध्यान रख के हम ये फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर रिलेटेड है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इस फाइनेंसिंग डिसीजन को, यानी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन में करना क्या है कि हम फंड डेट्स के थ्रू रेज करें या इक्विटी के थ्रू, यानी डेट से पैसा इकट्ठा करें या इक्विटी यानी शेयर्स के थ्रू, यानी डिवेंचर इशू करें या शेयर इशू करें, बेसिकली यही डिसाइड करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने बोला वो है कॉस्ट। द चीपेस्ट सोर्सेज आर ऑप्टेड, यानी आप पहले, यदि आपके सामने कॉस्ट का वाला पॉइंट आ जाए तो आप किस बात पे ध्यान देंगे कि भाई जिसमें खर्चा आपका कम हो रहा होगा आप उस ऑप्शन को ले लोगे। कॉस्ट इनकर जिसमें कम हो रही होगी,
ठीक है ना। यदि आपको लग रहा है कि डेट में खर्चा कम हो रहा है तो आप डेट को ऑप्ट कर लोगे, यदि आपको लग रहा है शेयर्स में खर्चा कम हो रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, तो आप इक्विटी को इशू कर लोगे। तो यानी पर्टिकुलरली हम ये मान के चलते हैं कि डेट में खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता जबकि इक्विटी में आता है, तो इस बात को ध्यान रख के हम डेट को भी चूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कॉस्ट के साथ खाली और फ्लोटेशन कॉस्ट ही नहीं जुड़ी हुई, यहाँ पर वो कॉस्ट भी है जो आपको फिक्स कॉस्ट फॉर्म में देनी है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट का खर्चा तो बेयर करना पड़ता है। दैट इज वाई हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट डेट में ज्यादा आ रही है जबकि इक्विटी में नहीं आ रही है, तो आप उस केस में इक्विटी को भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है रिस्क। तो हमें अभी डिस्कस किया कि रिस्की कौन सा ज्यादा, हमने डिस्कस किया था कि रिस्की पॉइंट किस में है, डेट में। तो यदि हम रिस्क एलिमेंट में नहीं जाते, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो उस केस में हमें किस ऑप्शन को चुनना चाहिए, हम इक्विटी को ऑप्शन को चुन लेंगे। और यदि हमें रिस्क लेने में कोई परहेज नहीं है, हम रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस में हम डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट की बात तो कर रहे हैं, ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है, पहले फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन issue of securities such as brokers commission, underwriters fees, expenses on prospectus etc. जब हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो इशू करते समय जो जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हमने ब्रोकर को अपॉइंट कर दिया कि भाई हमारे ये सिक्योरिटीज को बिकवाना है और उसको बदले में हम कमीशन देंगे, तो इसका मतलब जो ब्रोकर की कमीशन हो गई वो कौन से खर्चे में आ गई, फ्लोटेशन कॉस्ट। सिमिलरली हमारे कुछ अंडरराइटर्स होते हैं जो हमसे शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं और बाद में किसी और को बेचते हैं, तो उनको उस खरीदने के बदले में या हमारे शेयर्स बिकवाने के बदले में हम कुछ फी देते हैं, अगेन वो भी किसका पार्ट हुआ, फ्लोटेशन का। सिमिलरली हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसको इशू करते समय हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो गए, वो एक्सपेंसेस भी किस कैटेगरी में आए, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यानी हम इजी वे में बोलें तो इशू के टाइम पर सिक्योरिटीज के जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। अभी तो इजी सा एक लॉजिक है कि यदि खर्चा आपका जिसमें कम होगा आप उस ऑप्शन को चुन लेंगे, तो फ्लोटेशन कॉस्ट जिस भी ऑप्शन में वेदर इन डेट और इन इक्विटी जिसमें मिनिमम होगी या कम होगी आप उस ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे, ठीक है। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हम किस सोर्स से फाइनेंस को रेज करें। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब कंपनी की पोजीशन कैसी है। यदि कंपनी की पोजीशन जो कैश फ्लो की है बहुत ही साउंड है, बहुत ही स्ट्रांग है, यानी उनके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में वो डेट को प्रेफर कर सकते हैं। किसको प्रेफर कर सकते हैं, डेट, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरेस्ट को चुकाने में। जबकि हम बोले कि कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी नहीं है, साउंड पोजीशन पे नहीं है कंपनी, तो उस केस में उन्हें डेट को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो इंटरेस्ट कंपल्शन पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट है, आपको देनी ही पड़ेगी। तो आपको उस केस में यदि आपकी पोजीशन कैश की अच्छी नहीं है तो आपको किसको चुनना चाहिए, आप उस केस में इक्विटी को यानी शेयर्स को चुनेंगे, डेटर्स को सॉरी डिबेंचर्स को या डेट को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती कौन सी है, ऐसी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फिक्स नेचर की होती है जिसमें चेंजेस नहीं आते। जैसे एग्जांपल के लिए रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको फिक्स बेसिस पर देने, मंथली बेसिस पर देने या ईयरली बेसिस पर देने, ये आपको देने ही पड़ेंगे। बेशक से बिजनेस में अप्स एंड डाउन जितने मर्जी होते रहे, ठीक है ना। तो ऐसे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि आपके बिजनेस में हाई है तो उस केस में आप किसको ऑप्शन को चुन लेंगे, आप ऑप्शन लेंगे इक्विटी की। आप डिवेंचर से नहीं इशू करेंगे, शेयर डिवेंचर इशू नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि आपके खर्चे पहले ही बड़े ज्यादा हैं, तो आप अपने डिवेंचर के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है वो कैसे चुकाएंगे। यदि आपके पहले के ही खर्चे बहुत सारे हैं तो आपके ऊपर एक बर्डन और पड़ जाएगा यदि आप डेट डिवेंचर इशू कर देंगे तो इसका मतलब जब आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है तो आप किसको ऑप्शन को चुनते हैं, इक्विटी को, यानी शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, शेयर्स इशू करते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। अब ये कंट्रोल कंसिडरेशन है क्या, हमारे जो बिजनेस के अंदर जो मेन ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स, वो रियल ऑनर होते हैं। अब यदि शेयर होल्डर्स, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और कंपनी के पास ऑप्शन आ रही है भी और फंड्स रेज करने और पैसा इकट्ठा करना है। अब दो चॉइसेस हैं, या तो डिवेंचर इशू कर देंगे या शेयर्स। और जो इंटरनल अभी शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, वो चाहते हैं कि भैया और शेयर इशू ना किए जाएं, जो पावर्स हैं, जो रियल ऑनर है वो हम सो ही रहने चाहिए और किसी को हम पार्टिसिपेट नहीं देना चाहते, पार्टिसिपेशन का राइट नहीं देना चाहते। यदि इस बात को ध्यान रख लेता है डायरेक्टर्स या बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो डिसाइड इस बात को इग्नोर नहीं करते, इस बात को कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो शेयर होल्डर्स को यानी शेयर्स इशू करने नहीं जा रहे हैं बेसिकली। तो वो किस ऑप्शन को ले लेंगे, डिवेंचर्स को। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पावर्स, जो कंट्रोल करने की पावर्स है, यदि कंपनी अपने पास ही रखना चाहती है तो इस केस में क्या करेगी, कंपनी किसको ऑफर करेगी, डिबेंचर्स को ऑफर करेगी, यानी शेयर्स ऑफर नहीं करेगी। यानी वो शेयर्स इशू कर देते हैं तो इसका मतलब
जहां पहले शेयर होल्डर 100 थे तो अब वो बढ़ जाएंगे, और तो इसका मतलब ऑनरशिप और डिवाइड हो जाएगी, यानी जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं जो 100 लोगों के हाथ में थी अब वो 100 से ज्यादा लोगों के हाथ में आ जाएगी। इससे उनके माइंड में एक डर और लग जाएगा कि कोई कंपनी उनकी टेक ओवर तो नहीं कर ले जाएगा कभी। मान लीजिए कंपनी टेक ओवर का रूल क्या है, जिस पर्सन के पास कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होते हैं वो कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। जितने ज्यादा शेयर्स होंगे तो टेक ओवर के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो इस बात को ध्यान रखती है यदि कंपनी, और इस बात को ध्यान रख के ऑप्शन चुनने की, तो ऑब्वियसली किसको चूज करने वाली है, डिबेंचर्स को, क्योंकि वहां पर इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, अब मैं लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, वो है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है, मार्केट का मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट से है जहां पर सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। यदि मार्केट में राइजिंग सिचुएशन है, यानी सिक्योरिटीज के दाम यानी रेट बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बूम पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसे, बूम पीरियड। और इसके अगेंस्ट हम जाएं, इसके ऑपोजिट सोचें, यानी मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है, मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तो उस पीरियड को बोलते हैं हम डिप्रेशन पीरियड। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, यदि बूम पीरियड चल रहा होगा तो कंपनी को शेयर इशू करने चाहिए, क्योंकि सब उनकी उस कंपनी के ऊपर रिलाय करेंगे और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। एट द सेम टाइम यदि डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, आपकी कंपनी में कोई विश्वास नहीं करेगा, हर आदमी चाहता है कि हमें रिटर्न मिले, पैसा मिले, फायदा मिले, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले, तो उस केस में डिवेंचर इशू करना ज्यादा प्रेफरेबल है। तो यानी हमने क्या सोचा इस बारे में, यदि बूम पीरियड चल रहा है तो क्या इशू करने चाहिए, शेयर्स, और यदि डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो क्या इशू करना चाहिए, डिवेंचर्स। क्लियर है ना ये पॉइंट भी। ओके, तो हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिविडेंड होता क्या है, तो डिविडेंड के बारे में बात कर लें हम। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को जो एट लास्ट फाइंड आउट हम करते हैं, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, उसको फाइनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, 3 पार्ट्स में। उसमें से सबसे पहला पार्ट हमें अपने अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। हम क्या पे कर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। इसको हम इनकम टैक्स के फॉर्म में जानते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इसे हम, कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कंपनी पे कर रही है। और उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो कंपनी अपने पास बचा के रख लेती है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्यों बचा के रखती है, जिससे उसको बिजनेस में वापस फ्लो बैक किया जा सके और कमाने के लिए। एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो जो शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रॉफिट के थ्री वर्जन्स क्या क्या हो गए, थ्री कैटेगरीज क्या हो गई। प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, पहले टैक्स दे देंगे, फिर कुछ सेव करके रख लेंगे जिसको हम कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज डिविडेंड। तो हमारा जो डिविडेंड डिसीजन है वो है क्या, यानी हमने जो अब डिसाइड किया कि डिविडेंड कितना बच रहा है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा बचाना है डिविडेंड के फॉर्म में। दिस डिसीजन इन्वॉल्व द डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, यानी अब हम इसमें डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसाइड करने वाले हैं कि प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बेसिकली जो डिसाइड करना होता है वो डिसाइड करना होता है बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड। यानी अब फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या हो गया, उसे ये डिसाइड करना है कि भैया पैसे जो हमने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, उसके पास जो बाद हमारे पास जो पैसे बचे उसमें से कितना हम रिटेन्ड करेंगे और कितना हम डिविडेंड बांटेंगे। इसको एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अर्न किए 10 लाख रुपीज, उसमें से 1 लाख रुपीज या सपोज 3 लाख रुपीज कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया गया। 10 लाख रुपए कमाए थे और 3 लाख रुपए कॉर्पोरेट टैक्स चला गया, तो कितना बच गया, 7 लाख रुपीज। अब कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें से रिटेन्ड कितना करे और डिविडेंड कितना बांटे, क्योंकि उनके पास पूरी पावर्स है। अब वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि बिजनेस के वेलफेयर में बेटर क्या चीज है, कितना रिटेन्ड करें और कितना डिविडेंड। ये डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। इसी को बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट बेसिकली, यानी प्रॉफिट का डिवीजन रिटेन्ड अर्निंग में और डिविडेंड में कैसे किया जाएगा। सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ऑलरेडी बोल दिया किस लिए किया जाता है रिटेन अर्निंग, मॉडर्नाइजेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए। तो डिवीजन कैसे होगा प्रॉफिट का, दैट इज व्हाट दे हैव टू डिसाइड इन डिविडेंड डिसीजन। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कैसे, द डिविडेंड डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, is to be distributed to the shareholders and how much of it should be distributed or retained in the business। यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स देने के बाद बच जाता है, उसमें से कितना पैसा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए डिविडेंड के फॉर्म में और कितना पैसा रिटेन कर लिया जाए, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ये डिसाइड करना ही डिविडेंड डिसीजन कहलाता है।
ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। दोबारा से बोलता हूं एक बार मैं, प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसमें से कितना पैसा हम शेयर होल्डर्स को दें एज डिविडेंड और कितना पैसा हम रिटेन कर लें बिजनेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ये डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो हम इसके अब लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। हमने ये तो जान लिया, ये पता लगा चुके हैं कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। अब डिविडेंड का जो ये डिसीजन लेना है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी आपका प्रॉफिट है कितना। यानी आपका प्रॉफिट यदि ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखना डिविडेंड की, कि डिविडेंड ज्यादा बांटा जाए या कम बांटा जाए, यही डिसाइड करना है। अब हम इजी वे में बोल दें, ठीक है ना, डिविडेंड ज्यादा कब होगा, जब आप कम रिटेन करेंगे। डिविडेंड कम कब होगा, जब आप ज्यादा रिटेन करेंगे। यानी दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी तो डिविडेंड कम होगा, और रिटेन अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड ज्यादा होगा। ओके, तो यहां पर पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी आपके पास जो अर्निंग है, यानी आप जो कमा रहे हैं, अर्निंग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो यदि ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज कम। यानी अमाउंट ऑफ अर्निंग ऑल्सो डिटरमाइंस द डिविडेंड, डिविडेंड को अफेक्ट करती है वो, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी आपकी जो अर्निंग है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, यानी आप थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट रेट से पैसा कमा रहे हैं या उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कभी ज्यादा भी कमा लेते हैं, कभी कम भी कमा लेते हैं। इन दोनों सिचुएशन की बात करते हैं। इसको पहला सिचुएशन को क्या बोलते हैं, यदि कंसिस्टेंट आपकी अर्निंग है तो उसको बोलते हैं स्टेबल अर्निंग। यानी आपकी स्टेबल अर्निंग होगी तो आप हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर नहीं है। आप जितना भी डिविडेंड देंगे आपको मालूम है आपका प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर भी होगा, और अच्छा अर्निंग होगी तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए किसी को आपने एक साल तो प्रॉफिट में से डिविडेंड अच्छा दे दिया और अगले साल आपने उस प्रॉफिट कम हुआ और आपने डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये डिस्करेज करेगा आपके इन्वेस्टर को। वो हो सकता है आपके पैसे जो उसने बिजनेस में लगाए थे वहां से विड्रॉ कर ले, यानी निकाल ले और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेबल अर्निंग है तो आप डिविडेंड ज्यादा बांट दो, और यदि अनस्टेबल अर्निंग है, इनकंसिस्टेंट अर्निंग है, तो आपको डिविडेंड कम बांटना है। तो यानी ये इफेक्ट करा इसने। थर्ड पॉइंट है पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड। थर्ड का मतलब, ये पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड का मतलब क्या है, यदि कंपनी इस बात पे विश्वास रखती है कि भैया हमें एक स्टेबल डिविडेंड देना है, बार बार चेंज नहीं करने, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप उतना डिविडेंड जरूर बांटें जितने आप मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने पहले साल तो ज्यादा डिविडेंड बांट दिया और अगले साल ही इसको कम कर दिया। यानी यहाँ पर हम प्रॉफिट अर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपने केवल अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले साल अच्छा डिविडेंड दे दिया और नेक्स्ट ईयर उस डिविडेंड को कम कर दिया, तो अगेन ये किसको करेगा, डिस्करेज, इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करेगा। इसके अगेंस्ट आप ये करते कि पहले एक नॉर्मल डिविडेंड बांट देते और अगले साल थोड़ा सा और बढ़ा देते, इससे उल्टा उनको इंकरेजमेंट मिलेगी और इन्वेस्टर्स आ जाएंगे आपके बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये पॉलिसी किसकी होती है, स्टेबलाइजिंग डिविडेंड की पॉलिसी कहलाती है, कि आप इतना डिविडेंड रखें जो आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में बढ़ाएंगे, जिसको आप कम नहीं करने वाले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहां पर ये मतलब है इसका कि कंपनी को यदि लग रहा है कि फ्यूचर में उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, यानी कुछ प्रपोजल्स आने वाले हैं, तो वो क्या करेगी। यदि उनको लग रहा है कि कंपनी के पास फ्यूचर में कुछ जल्दी से, बहुत ही जल्दी कुछ आने वाले हैं प्रपोजल्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो वो क्या करने वाली है, वो पैसे को बचा के रखने वाली है, वो डिविडेंड कम बांटेगी इसका मतलब, क्योंकि उन अपॉर्चुनिटीज को पूरा करने के लिए, उनको ग्रैब करने के लिए उनको फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो डिविडेंड कम बांट के वो पैसा बचाएगी सो दैट उसको इन्वेस्ट कर पाए। इसका मतलब यहाँ पर रिटेन अर्निंग ज्यादा होने वाली है। यानी जिस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की ज्यादा अवेलेबल है वो कम डिविडेंड बांट सकती है, और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज एज सच कुछ अवेलेबल ज्यादा नहीं है नियर फ्यूचर में, तो वो ज्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैश इनफ्लो, नंबर 5th पॉइंट। अब कैश का इनफ्लो यदि आपकी कंपनी में ज़्यादा है तो आप डिविडेंड को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और यदि कैश इनफ्लो यानी कैश बार बार बिजनेस में ज़्यादा नहीं आता है तो आप उस केस में कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कैश का फ्लो भी आपके इस डिसीजन को अफेक्ट करता है डिविडेंड के। कैश ज़्यादा होने पर, कैश ज़्यादा इनफ्लो आने पर आप डिविडेंड को बढ़ा देते हैं, और कैश कम इनफ्लो होने पर आप डिविडेंड को घटा भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 6, दैट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है। यदि आपको लग रहा है कि शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को आप कंसिडर करने वाले हैं तो आप एटलीस्ट मिनिमम डिविडेंड जरूर बांटेंगे, जिससे कि उनके माइंड में आपके लिए क्या बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, वो आपके ऊपर विश्वास करें और आपके कंपनी के साथ जुड़े रहें। अगेन यदि आपने उनकी उस प्रेफरेंस को इग्नोर कर दिया और आपने उनको उतना डिविडेंड नहीं दिया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी कंपनी से, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो अगेन आपकी कंपनी से विड्रॉ करके अपनी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को कंसिडर करते हैं तो आप उनको मिनिमम डिविडेंड जरूर देंगे। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हमें प्रेफरेंस को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपकी कंपनी इतनी पॉपुलर है, इतनी अच्छी गुडविल है कि आपकी कंपनी में वो विश्वास करेंगे ही करेंगे, तो आप कम डिविडेंड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट पे हम आते हैं। नंबर 7 इज टैक्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। अब ये टैक्स ऑन डिविडेंड क्या है? कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद अपने 2 हिस्से कर लेती है प्रॉफिट के, एक डिविडेंड का और एक रिटेन अर्निंग का। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये बता चुका हूं मैं। अब कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी और इनकर होती है, एक खर्चा और आता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड टैक्स। क्या बोलते हैं? डिविडेंड टैक्स। यानी हर कंपनी को जब वो डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को, जितना वो डिविडेंड बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज को डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है। कौन देती है ये टैक्स? कंपनी देती है, कंपनी को बियर करना पड़ता है। डिवेंचर के शेयर होल्डर्स को डिवेंचर इस डिविडेंड के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए जो ये डिविडेंड है ये बिल्कुल फ्री होता है, ध्यान रखना। उनको इस पर टैक्स नहीं देना। किसको देना होता है ये? किसको देना है? ये कंपनी को देना होता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड टैक्स। अब यदि कंपनी चाहती है कि भैया डिविडेंड टैक्स को कम किया जाए, ऑलरेडी बहुत लायबिलिटी है हमारे ऊपर, हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस केस में वो डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने इस डिविडेंड टैक्स को बचाने के लिए। एट द सेम टाइम यदि उसको इससे कोई बॉदरेशन नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उस केस में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। क्लियर है ना ये बात? तो डिविडेंड टैक्स डिविडेंड के ऊपर लगता है जो कि कंपनी को देना होता है। यदि कंपनी उसको अवॉइड करना चाहती है तो कम डिविडेंड देगी, अदरवाइज ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है। स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो भी आपके डिविडेंड को अफेक्ट करता है। यदि बूम पीरियड है तो मार्केट में सिक्योरिटीज की बाइंग हो रही होगी तो कंपनी में उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे लोग जो ज़्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे आप? जहां पर डिविडेंड का रेट ज़्यादा है, जहां पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बूम पीरियड नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मार्केट में तो पहले ही कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टर है नहीं, तो आप उस केस में कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि यदि आपकी कंपनी का कैपिटल मार्केट में बहुत ही अच्छा रोल है, एक्सेस इजी है, यानी मार्केट में आपकी शेयर्स की कुछ वैल्यू है, मार्केट में आपके शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं और रीचेबल है, बहुत लोग लगाते हैं आपकी कंपनी में पैसा, यदि ऐसा है तो आप उस केस में ज़्यादा डिविडेंड ऑफर कर सकते हैं, सो एज टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू योर कंपनी। आपकी कंपनी में ज़्यादा पैसे लगाएं। यदि आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और कैपिटल मार्केट में उसकी रैपो इतनी अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है, कोई आपकी कंपनी पे रिलाय नहीं करता इतनी ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पर आप डिविडेंड ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी पे लोगों का विश्वास नहीं है। एक्सेस होगा कैपिटल मार्केट में आपका ज़्यादा, तो आप ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज लेस डिविडेंड। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जो कि है प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कई बार क्या होता है, कंपनीज के खुद के एक्ट जो बने होते हैं, इंटरनल एक्ट्स होते हैं, इंटरनल प्रोविजंस होते हैं, कंपनी उसमें डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड कम बांटना है या ज़्यादा बांटना है। यदि ऐसा कोई प्रोविजन कंपनी ने बनाया हुआ है तो वो भी आपके डिविडेंड के इस डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। ये कब होगा? जब आपके कुछ इंटरनल प्रोविजंस ऐसे हों जिसमें आपने डिविडेंड की बात की हो। भाई आपने डिविडेंड का एक इंटरनल प्रोविजन बनाया कि भाई हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांटेंगे, तो उस केस में आप जब डिविडेंड के डिसीजन को डिसाइड कर रहे होंगे तो आपको उस प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा, आप उस बात का ध्यान रखेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स while deciding about dividend। ठीक है ना? अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, that is contractual constraints by lender। कई बार क्या होता है, हम जब किसी से बोरो करते हैं पैसा, तो जो लेंडर आपको पैसा दे रहा है वो आपके ऊपर कुछ इम्पोजिशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है बेसिकली। इसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। वो क्या करा, उसने बोला भाई आप डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांटोगे, मैं आपको 50 लाख रुपए का लोन तो दे रहा हूँ, बट मुझे ये बात की इंश्योरेंस दे दो कि आप मेरा पैसा टाइम से वापस करोगे, और इस काम के लिए मैं आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा हूँ कि आप 7% या 8% या 9%, जो भी वो उसके मन में आ रहा है, डिसाइड जो कर रहे हैं दोनों मिलके, आपका लेंडर और आप, वो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है कि इससे ज़्यादा डिविडेंड आप नहीं बांटोगे। यदि ऐसा कॉन्स्टेंट्स उसने कुछ इंपोज किया हुआ है एज लेंडर टू यू, लेंडर ने जो आपके ऊपर लगाया हुआ है, वाइल ग्रांटिंग अ लोन टू यू, आपको जब लोन दिया था उसने, तो उस बात को भी आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उसने आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस जब लगाई थी जब आपको फंड्स की जरूरत थी, तब आपने उसकी बात को यस कर दिया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब जब डिसाइड कर रहे होंगे आप डिविडेंड के बारे में, तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो हमारे उस डिविडेंड के इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में आपने नोटिस किया कि हमने क्या क्या बातें करी। हमने पहले सीखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके क्या क्या रोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना।
उसके बाद हमने उसके 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ा। क्या क्या थे वो? सबसे पहले था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इनके बारे में हमने थॉरली स्टडी किया और ये भी जाना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन डिसीजंस को अफेक्ट भी करते हैं। ओके, अब मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज के सेशन में स्टडी किए, बात की, डिस्कस किए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। ओके, तो इसको आप घर पे एक बार दोबारा रिवाइज भी करेंगे अपनी बुक से और अदर मटेरियल की हेल्प से, और होप करता हूँ आपको बहुत बेटर आ जाएगा समझ में। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने इस सेशन में बहुत इन्जॉय भी किया होगा और समझ में भी आया होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिली होगी इन चीज़ों से। मगर उसका इफेक्ट कब आएगा? जब आप घर पे भी थॉरली उसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना? ऐसा मान लूँ ना मैं? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में इसी के अगले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।